हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 11 और अध्याय का नाम है पौधों में परिवहन। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का 3 वीडियो पहले ही बना दिया हूँ। साथ ही मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 10 तक टोटल कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पराशरण के बारे में। पराशरण क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधे की कोशिका कोशिका झिल्ली या एक कोशिका भित्ति से घिरी होती है। तो देखिए, कोशिका क्या होती है? एक कोशिका है, तो मान लीजिए कोशिका है और कोशिका झिल्ली से, ये जो है कोशिका झिल्ली है, ये पूरी जो है कोशिका झिल्ली, और उसके बाहर एक कोशिका भित्ति है, इससे घिरी हुई होती है। यह कोशिका भित्ति जल एवं विलयनों में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है। तो ये क्या होती है? जल, जो कोशिका भित्ति होती है वो जल और कुछ अन्य विलयन होते हैं उसके लिए पारगम्य होती है, यानी वहां से कोई पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अतः यह परिवहन या गति के लिए बाधक नहीं होती। यानी कोशिका भित्ति जल या छोटे छोटे अणु है उनके लिए बाधक नहीं होती है, उन्हें आसानी से आर पार करने देती है। एक पौधे की कोशिकाओं में प्रायः एक केंद्रीय रसधानी होती है जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका के विलय विभव में भागीदारी करता है। ठीक है, तो आपने जब मैंने आपको बताया था कोशिका की संरचना तो उसमें देखा होगा, ये एक कोशिका होती है पादप कोशिकाओं में। ये एक, मान लीजिए, एक कोशिका है और ये इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति होती है ऐसे। ठीक है, ये कोशिका भित्ति है, तो इसमें बीच में एक रिक्तिका होती है। ये रिक्तिका जिसे रसधानी भी कहते हैं, वो क्या करती है कि वो विलय विभव में भागीदारी करती है, यानी विलय विभव को वो भी निर्धारित करने का काम करती है। विलय विभव को भी घटा सकती है, बढ़ा सकती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसधानी झिल्ली टोनोप्लास्ट दोनों एक साथ कोशिका के भीतर एवं बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब जो वो होती है कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर क्या है? रसधानी झिल्ली है। तो यानी कोशिका झिल्ली और रसधानी झिल्ली दोनों क्या करते हैं? जो परिवहन होता है जल के अणुओं का या फिर छोटे छोटे अणुओं का, उनके लिए भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो ये याद रखिएगा, जो रसधानी की जो बाहरी झिल्ली होती है, यानी रसधानी जिस झिल्ली के अंदर बंद रहती है उसी को कहते हैं टोनोप्लास्ट। यानी टोनोप्लास्ट और कोशिका झिल्ली जो दोनों होते हैं, ये दोनों जल के तथा अन्य अणुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे जानते हैं। परासरण विशेष रूप से एक विभेदक वर्णात्मक या पारगम्य झिल्लिका के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। तो ये देखिए, जो परासरण है ये क्या होता है? दाब प्रवणता, मतलब दाब और सांद्रता प्रवणता। यानी दाब और तरलता में कितनी अंतर है, यानी ये सीधी सी बात है, ऐसे समझिए सांद्रता एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, यानी ये सांद्रता पे भी निर्भर करती है। सांद्रता तक का मैंने आपको बताया था क्या? गाढ़ापन। और प्रवणता का मतलब तरलता होता है या फिर अंतर होता है, यानी दोनों पदार्थों के सांद्रता में कितना अंतर है इसी पर वह निर्भर करता है। जल अपनी उच्च रासायनिक विभव, जिसे सांद्र भी कहते हैं, सांद्रता से निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचारित होता है जब तक कि साम्यता पर न पहुंच जाए। साम्यता पर दोनों कक्षों का जल विभव लगभग एक समान होना चाहिए। अब वही मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया था पिछले वीडियो में, यहाँ पे भी समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास दो ऐसे बीकर हैं या दो गिलास हैं, इसमें जल ज्यादा है, ठीक है, और इसमें कम है। तो क्या होगा? विसरण प्रक्रिया द्वारा इसमें से जल इसमें जा सकता है, लेकिन कब तक जाएगा? तभी तक जाएगा जब तक दोनों का क्या हो जाए, लेवल बराबर ना हो जाए। इसमें से पानी कुछ घट जाएगा, इसमें जाएगा तो यहाँ पे मान लीजिए कि पानी इतना हो गया, इतना घट गया, और इसमें इतना ही था पहले, तो अभी बढ़ के इतने बराबर हो गया। यानी ये विसरण तभी तक होगा जब दोनों में बराबर हो जाए, और उसी को साम्यता कह रहा है। साम्यता मतलब बराबर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए,
चित्र 11.3 का अध्ययन करें, जिसमें दो कक्षों अ एवं ब में रखे गए विलयनों को भरकर वर्णनात्मक पारगम झिल्ली द्वारा अलग अलग किया गया है। अब देखिए यहाँ पे दो है, पारगम झिल्ली है ये, देखिए पारगम झिल्ली बीच में यहाँ पे आपको जो दिख रही है ये वाली। तो पारगम झिल्ली क्या होती है, बीच बीच में इसमें से पार करने के लिए कुछ जगह रहता है। देखिए इसमें छोटा छोटा छिद्र है, आपको दिख रहा होगा। इसी को वर्णनात्मक झिल्ली कहिए या फिर अर्ध पारगम झिल्ली कहिए। अब इसमें देखिए क्या क्या होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन दिए गए हैं। पहला, किस कक्ष के घोल में निम्न स्तर जल विभव है, यानी आपको बताना है किसमें क्या है, मतलब किस कक्ष के घोल में एक निम्नतर जल विभव है। तो जल विभव किसमें होगा, तो ये देखिए ये जल है पूरा, ये जल पूरा फैला हुआ है और ये विलेय अणु है, यानी जो पिंक की तरह दिख रहा है ये विलेय अणु है और बाकी सब जल है। तो जल किसमें ज्यादा है, आप जाहिर सी बात कहिएगा इसमें जल ज्यादा है, क्योंकि इसमें अणु कम है, पूरा जल ही है। और इसमें क्या है, जल है पूरा, लेकिन इसके अलावा अणु ज्यादा है, यानी जल इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो जल विभव किसमें ज्यादा होगा, तो जल विभव किसमें ज्यादा होगा जी, ओ में जल विभव ज्यादा होगा। दूसरा देखते हैं, किस कक्षा के घोल में निम्नतर विलेय विभव है। निम्नतर विलेय विभव यानी निम्नतर विलेय विभव किसमें है, तो देखिए विलेय के अणु इसमें 5 ही है, इसमें बहुत सारे हैं, तो निम्नतर विलेय विभव भी ओ में होगा। यहाँ पे समझिए जल विभव ओ में ज्यादा है, लेकिन विलेय विभव कम है, क्योंकि इसमें जल ज्यादा था और विलेय कम है। तीसरा यानी स है, प्रासरण किस दिशा में संपन्न होगा, तो किस दिशा में होगा, तो यहाँ पे देखिए जल की सांद्रता यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे जल की सांद्रता कम है, तो प्रासन किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, यानी अ से ब की ओर होगा। किस विलयन का उच्च विलेय विभव उच्चतर होगा, यानी किस विलयन का उच्च विलेय विभव उच्चतर होगा, ये बताना है। तो विलेय विभव किसका ज्यादा होगा जी, ब का। देखिए इसमें ज्यादा विलेय के अणु है, इसलिए इसका विलेय विभव ज्यादा होगा। अगला देखते हैं, साम्यता के समय किस कक्ष में जल विभव निम्नतर होगा। अब देखिए जब साम्यता आ गई, तो साम्यता का मतलब है क्या है कि दोनों में बराबर हो जाए, और ये पूछ रहा है किसमें निम्नतर होगा, तो निम्नतर तो किसमें नहीं होगा, किसमें भी नहीं होगा, दोनों में बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे कि साम्यता के समय दोनों कक्ष में विभव जल विभव बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि एक कक्षा में साई का मान -2000 kPa है इन किलो पास्कल और दूसरे में 1000 kPa है, तो किस कक्षा में उच्चतर साई होगा। तो आपको याद होगा साई से हम लोग किसको दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं। साई से किसका मान है ये, तो साई है जल विभव को दिखाते हैं। ठीक है, तो जल विभव किसमें ज्यादा होगा। अब देखिए जब साई होता है, साई इक्वल टू 0 होता है, साई इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब जल विभव सबसे ज्यादा है। साई इक्वल टू -1000 -1000, इसका मतलब जल विभव कम है, और साई इक्वल टू -2000 मतलब जल विभव और भी ज्यादा कम है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, दो मान दिया है, एक -2000 एक -1000, तो किसमें उच्च साई होगा, यानी किसमें ज्यादा जल विभव होगा, तो किसमें होगा -1000 वाले में। ठीक है, क्योंकि निगेटिव में कम मान है ना, इसलिए इसमें कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए एक दूसरे प्रयोग की चर्चा करें, जहां शर्करा के विलेय को एक कीप में लिया गया है, जो एक बीकर में रखे गए पानी से वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग है। इस प्रकार की झिल्ली का एक अंडे से प्राप्त कर सकते हैं। अंडे के एक सिरे पर छोटा सा छिद्र करके सारा पीला एवं श्वेत पदार्थ योग यानी एल्ब्यूमिन निकाल लें और फिर अंडे के कवच को कुछ घंटों के लिए तनु नमक के HCl में छोड़ दें। वास्तव में यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि आपके प्रयोग के लिए आपको एक झिल्लिका निकालना है, झिल्लिका जो अर्धपारगम्य झिल्ली जैसी हो। तो जो ये अंडे होते हैं, तो आपने देखा होगा अंडा ऐसे होता है, अंडा में एक ऐसे सफेद पार्ट वाला ये जो ऊपर बाहर होता है सफेद, ये कवच कहलाता है। इसके अंदर एक झिल्ली होती है। ठीक है, इसके अंदर एक झिल्ली होती है, आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, तो एक अंदर झिल्ली होती है। ये झिल्ली लगभग पारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली की जैसी होती है। तो हमें क्या करना है, इसी अर्धपारगम्य झिल्ली को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको इधर कहीं से फोड़ के और इसमें से जितना सफेद और पीला वाला भाग होता है उसको निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद अब क्या बच जाएगा, इसमें का जो अंडे का अंदर वाला भाग था वो तो बाहर आ जाएगा, उसको निकाल लेना है। अब ये कवच है, इसको क्या करना है कि
कुछ घंटों के लिए HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए और उसमें नमक मिला करके उसमें कुछ देर इसको डाल करके छोड़ देंगे। डाल करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें से जो अर्ध पारगम्य झिल्ली थी, जो अंदर वाली झिल्ली, वो अलग हो जाएगी और अब उस झिल्ली को लेकर के प्रयोग करना है। अब देखते हैं, अंडे का कवच खुल जाएगा और उसकी झिल्ली साबुत प्राप्त हो जाएगी, मतलब झिल्ली आपको सीधी प्राप्त हो जाएगी बिना फटी हुई। पानी कीप की ओर गति करेगा और कीप में घोल का स्तर बढ़ जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि साम्यता की स्थिति नहीं आ जाती। यदि किसी कारणवश शर्करा झिल्ली के माध्यम से बाहर आए तब कभी साम्यता की स्थिति आएगी कि नहीं आएगी, ये बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, वही झिल्ली निकाल करके और यहाँ पे देखिए झिल्ली ले लेंगे, यही वो झिल्ली है जो थी और झिल्ली है, और इस बीकर में पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है और इसमें ये देखिए ये सब जो छोटे छोटे अणु है ये शर्करा है। तो आपको क्या करना है, इस झिल्ली में शर्करा भर करके डाल देना है और एक बीकर में रखिएगा तो इसमें क्या होगा, पानी अंदर प्रवेश करने लगेगा और जो शर्करा के अणु है वो ऊपर की ओर जाने लगेंगे। अब कितने ऊपर जा रहे हैं उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से एक दाब मापी को रख लेंगे। अब जितनी तेजी से ये अणु ऊपर जाएंगे, यानी जितनी तेजी से ये पानी इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा अंदर घुसने के लिए, और जितना तेजी से अंदर घुसेगा उसको नापने के लिए ऊपर एक दाब मापी रख देते हैं। और आपको पता होगा प्रेशर नापने के लिए किसका यूज करते हैं, बैरोमीटर का। आपने देखा भी होगा वहां पे जो बाइक वगैरह का पंचर बनाते हैं या फिर गाड़ी का, उनके पास बैरोमीटर होता है जिससे वो लोग हवा का प्रेशर मापते हैं। तो वही क्या करते हैं, बैरोमीटर से इसका प्रेशर मापते हैं तो पता चल जाता है कि पानी कितना प्रेशर से अंदर जा रहा है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे चूंकि अंदर क्या था, अंदर शर्करा थे और शर्करा बहुत कम थे उनकी सांद्रता, ये और अंदर जो जल था उसकी सांद्रता ये बीकर के सांद्रता से काफी कम थी, तो जल अंदर प्रवेश कर जाएगा और शर्करा के अणु ऊपर जाने लगता है और उसी को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज करके उसको माप लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कीप के ऊपरी भाग पर बाहरी दाब डाला जा सकता है ताकि झिल्का के माध्यम से कीप में पानी विसरित न हो। यह दाब पानी को विसरित होने से रोकता है। यानी अगर आपको पानी को विसरित होने से रोकना है तो क्या करेंगे, ऊपर से अलग से दबाव लगाएंगे। विलय सांद्रता अधिक होने पर पानी को विसरित होने से रोकने के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होती है, अधिक दबाव की भी आवश्यकता होती है। संख्यात्मक आधार पर प्रासरण दाब प्रासरण विभव के बराबर होता है, लेकिन इसका संकेत विपरीत होता है। प्रासरण दाब में प्रयुक्त दाब सकारात्मक होता है जबकि प्रासरण विभव नकारात्मक होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रासरण हो रहा था, ठीक है, अगर इसको रोकना है तो जितनी प्रेशर से ऊपर जा रहा है उतना ही प्रेशर लगाकर आपको इसको रोकना होगा। ठीक है, और जब प्रासरण दाब होता है, यानी जो दाब लगाया जाता है वो प्रासरण दाब क्या होता है, सकारात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, और जो प्रासरण विभव होता है वो नकारात्मक यानी निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये था पूरा प्रासरण और मैंने आपको काफी अच्छे से बताया कि कैसे जो अणु होते हैं वो झिल्ली से अंदर बाहर जाते हैं या फिर बाहर आते हैं। ठीक है, यह वीडियो इतना ही है। इसके अगले पार्ट में हम लोग जीव द्रव्य कुंचन और कुछ मुख्य टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई शिकायत है उसे भी लिखिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।